जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक को आइए स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल एवं वायसराय वॉरेन हेस्टिंग जो था ये 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो ये बना था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा याद करते हैं कि पहली बार जो गवर्नर जनरल होगा वही तो भाई बंगाल को होस्ट करेगा। तो हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था प्रथम? वॉरेन हेस्टिंग। अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो विलियम बेंटिक 1834 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखते हैं। ये बंगाल का पहला गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव क्या था? तो बंगाल का पहला गवर्नर था और इसका जो कार्यकाल था वो था 1758 से लेके 1760। फिर उसके बाद ये 1765 से लेके 1767 तक बंगाल का पहला गवर्नर। बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस टाइम जो था, इसके मतलब ये पूछेगा कि रॉबर्ट क्लाइव के समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो इसके दौरान बक्सर का युद्ध हुआ जो कि 22 अक्टूबर 1764 को। देखिए यहाँ 22 अक्टूबर दिया, वहाँ 23 अक्टूबर दिया था। क्या भाई, यहाँ तो गलत है, मिस्टेक है। के बाद 3 मई, मैं देख लेती हूँ बक्सर का युद्ध जो है ना, यहाँ में दिया था, अभी मैंने देखा। देखिए बक्सर का युद्ध यहाँ डेट दिया 23 अक्टूबर 1764 और यहाँ दिया है 22 अक्टूबर 1764 के बाद 3 मई 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को पुनः भारत आगमन के लिए आया ये। तो इसका एक टाइम पीरियड था जो 1758 से लेके 1760। उसके बाद ये बक्सर का जब युद्ध हुआ उसके बाद संधि के दौरान ये फिर आया भारत में, जो कि 1765 से लेके 67। इलाहाबाद की संधि हुई थी इसके समय अगस्त 1765 में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो था लॉर्ड क्लाइव को माना जाता था। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। राजा चेत सिंह थे, उनके द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था क्या? तो बनारस का विद्रोह। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। बनारस विद्रोह जब 1781 में हुआ था तो इस दौरान जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे और ये राजा चेत सिंह द्वारा किया गया था। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना को के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जो कि 1774 से 1785 तक इसका जो टाइम पीरियड था। देखिए बनारस विद्रोह हुआ था तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और इस स्थापना के समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग ये था, जो कि इसका जो टाइम पीरियड था, यही वॉरेन हेस्टिंग, इनका जो टाइम पीरियड था 1774 से लेकर 1785 तक। तो पहले देखिए कौन? वॉरेन हेस्टिंग, फिर विलियम बेंटिक का यहाँ पे दिखा रहा है क्रम, और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का 1758 से 60, फिर 65 से 67, और यहाँ पे जो है 1774 से 1785 तक कौन था? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग। अर्थात हम ये देख सकते हैं ना कि वॉरेन हेस्टिंग आया रॉबर्ट क्लाइव से, रॉबर्ट क्लाइव के एक मिनट सॉरी 74 में था और इसका 58। मतलब पहले रॉबर्ट क्लाइव आया, ठीक है, और उसके बाद ये वापस गया, फिर आया, मतलब पहले ये आया 1758, फिर 60 में ये चला गया, ठीक, फिर 65 में आया और 67 तक ये इसका रहा, फिर चला गया। लेकिन ये 1774 में आया और 1785 तक रहा, मतलब रॉबर्ट क्लाइव के बाद ही ये आया था और 1785 तक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, जो कि वॉरेन हेस्टिंग तथा लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित थी। जो एक घेरे की नीति थी वो वॉरेन हेस्टिंग प्लस लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित थी। इस नीति के अंतर्गत पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। द्वैध शासन प्रणाली, इसकी शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के समय 1765 में हुई थी
वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे समाप्त किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया था? इसे समाप्त किया। वॉरेन हेस्टिंग ने के उप दीवान थे मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया गया। द्वैध शासन जो प्रणाली हुई थी ना, इसकी शुरुआत तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था 1765 में, ठीक है, जब भी इलाहाबाद की संधि हुई थी इसके बाद। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग के काल में जो था 1772 में, इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से इसे समाप्त कर दिया और वॉरेन हेस्टिंग ने 2 उप दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत किया। महाभियोग वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर चलाया गया था। पूछ सकता है ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग था, जो कि 1788 से लेके 95 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है वेल्लोर का विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है। वेल्लोर का विद्रोह जो है वो 1806 में हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो थे। गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉर्ज बार्लो, जो कि 1857 की क्रांति का पूर्वगामी कहा जाता है। यह मद्रास की सेना में भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया था। भारत में न्यायिक संगठन, यह व्यवस्था जो थी वॉरेन हेस्टिंग द्वारा प्रारंभ की गई थी। न्यायिक संगठन की जो व्यवस्था है वो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जो प्रारंभ की गई थी। और लेकिन इसे अगर पूछे सुदृढ़ और सुव्यवस्थित किसने किया था, तो कॉर्नवालिस ने। मतलब इसको जो न्यायिक अगर संगठन के बारे में पूछे कि किसने प्रारंभ किया था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग था। लेकिन इसको एक सुदृढ़ कौन किया था, तो वो कौन था? कॉर्नवालिस। 1793 में जो कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी। वेल्लोर का विद्रोह इंपॉर्टेंट है, 1806 में हुआ था और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो सर जॉर्ज बार्लो था और न्यायिक संगठन हो गया। अब हम देखेंगे भारत की सिविल सेवा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा था। इसका जो सृजन है वो कॉर्नवालिस द्वारा हुआ था। जो भारत की सिविल सेवा है इसका जो सृजन है कॉर्नवालिस द्वारा हुआ था। इन्होंने दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों में अस्पष्ट विभाजन किया। इन्होंने क्या किया था? तो दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक इसका जो टाइम पीरियड था, 1805 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत का अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता और भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी और यहीं पर इसकी कब्र स्थित थी। सहायक संधि, यह प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई थी। यह प्रणाली क्या हुआ था? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई थी। संधि के अंतर्गत रियासत कंपनी की एक सेना रखेगी जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। राज्य किसी यूरोपीय की सहायता नहीं करेगा। राज्य जो है वो किसी यूरोपीय की सहायता नहीं करेगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य। तो देखिए जो यह प्रणाली थी ना, सहायक संधि, ये लागू किसके समय हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के समय। इसके अंतर्गत ये हुआ था कि जो रियासत कंपनी थी वो एक सेना रखेगी जिसका जो सारा खर्च है वो राज्य देगा। मतलब कंपनी जो है वो सेना रखेगी, रियासत कंपनी, लेकिन खर्च राज्य देगा। राज्य किसी यूरोपीय की सहायता नहीं करेगा। देखिए मतलब यहाँ पे रियासत कंपनी की एक सेना रखेगा, रियासत जो है वो कंपनी की एक सेना रखेगा। सॉरी, देखिए रियासत जो है वो कंपनी की एक सेना रखेगा जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा, लेकिन राज्य किसी यूरोपीय की सहायता नहीं करेगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन थे? तो 1798 और 1800 में हैदराबाद ने स्वीकार किया। 1799 में मैसूर एवं तंजौर ने, 1802 में अवध एवं पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया। 1804 में सिंधिया ने सहायक संधि को स्वीकार किया। 1818 में होलकर ने, और प्रथम सहायक संधि जो हुई थी 1765 ईस्वी में हुई थी, अवध के साथ हुई थी। किसके साथ? अवध के साथ हुई थी। तो ये था सहायक संधि का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बसीन की संधि, जो कि 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी बसीन की संधि, 31 दिसंबर 1802 को। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, अंग्रेज व बाजीराव द्वितीय। अब यहाँ से देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ जो कि 1814 से 16 तक चला।
लॉर्ड हेस्टिंग ने के काल में 1813 से 23 तक में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 और लॉर्ड हेस्टिंग के काल में 1813 से 23 में हुआ था। 1815 ईस्वी में इसमें एक सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि कब हुई थी? आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान 1815 में सुगौली की संधि हुई थी और इसका जो अनुमोदन है वो 4 मार्च 1816 को किया गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेके 10 तक जो है लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था ना, ये भी 1817 से लेके 10 तक हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना, ठीक है। यहाँ से तो देखिए, ये जो था ना सुगौली की संधि जो हुई थी आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद 1815 में, फिर जो इसका जो अनुमोदन था वो 4 मार्च 1816 को किया गया था, सुगौली की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से लेकर 10, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। अब आए सर थॉमस मुनरो 1820 से लेकर 27, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1820 से 27 तक मद्रास का गवर्नर था, ये पूरे 7 वर्ष, और रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता था। ठगों का दमन कैप्टन स्लीमैन ने किया था। ठगों का दमन किसने किया था? कैप्टन स्लीमैन ने, जिसकी नियुक्ति जो थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। 1837 ईस्वी तक ठगों का अंत हो गया था। क्या हुआ था 1837 तक? ठगों का अंत, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया सुधार। 1828 में बंगाल की प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। बंगाल की प्रेसिडेंसी का क्या बना? गवर्नर जनरल बना। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित हुआ, जिसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया और ठगों के विरुद्ध भी अभियान चलाया गया। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। क्या किया? तो अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का जो व्यक्तिगत सिद्धांत था उसमें यह था कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। और नेक्स्ट था कि व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत शामिल राज्य कौन कौन से थे? तो व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत शामिल राज्य थे सतारा 1848 में शामिल हुआ, जैतपुर एवं संभल जो कि 1849 में, बघाट जो था 1850 में, उदयपुर 1852 में, और झांसी 1854 में, और नागपुर 1854 में। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत शामिल राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सतारा 1848, जैतपुर संभल 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 1854। सिंध का विलय लॉर्ड एलन बरो के काल में हुआ था, जो 1842 से 44 में। जो लॉर्ड एलन बरो का काल था जो 1842 से 44, इसमें सिंध का विलय 1843 में चार्ल्स नेपियर द्वारा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय हुआ। 1843 में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था और इस समय चार्ल्स नेपियर था, ठीक है। सिक्किम का भारत में विलय 1975 में सिक्किम को पूर्ण विलय भारत में हुआ। कब हुआ? 1975 में सिक्किम का जो है पूर्ण विलय भारत में हुआ। 1875 में लॉर्ड डलहौजी के काल में सिक्किम के दार्जिलिंग और कुछ तराई क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी और इसका प्रारंभ था द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। जो इसका प्रारंभ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो कि 1885 में, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 ईस्वी को युद्ध हुआ। 1886 को संपूर्ण वर्मा की ब्रिटिश भारत में मिला लिया। यह ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे।
नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1862 ईस्वी के समय। 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, तो इसके समय 1856 से 1862 इसका टाइम पीरियड था, और 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में पारित हुआ, इसको लॉर्ड डलहौजी के समय प्रस्तुत किया गया था। कैनिंग के समय ये पारित हुआ था, लेकिन प्रस्तुत लॉर्ड डलहौजी के समय किया। इस अधिनियम के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया, और इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किया था। क्या किया था? इस अधिनियम के तहत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, कहाँ पे? इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। क्या किया? तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। भारत में दास प्रथा गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में समाप्त हुआ। दास प्रथा कब हुआ? तो दास प्रथा गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो, इसके कार्यकाल में समाप्त हुआ। इसका जो कार्यकाल था वो 1842 से 44 तक था। प्रथम जनगणना जो कि लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई। नियमित जनगणना 1981 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। लॉर्ड मेयो जो था वो 1886 से लेके 72 तक इसका था टाइम पीरियड, और की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान अंडमान द्वीप समूह में एक कैदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये जनगणना के बारे में था। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 में इसके काल में हुई थी प्रथम जनगणना, और नियमित जनगणना 1981 में हुई थी। हमको लग रहा है 1881 रहेगा, ये थोड़ा सा हमको लग रहा है गलत है। यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी जो मेयो की जो हत्या थी ना, जब इसकी हत्या यहाँ अंडमान द्वीप समूह में हो गई थी एक कैदी के द्वारा। भारत में स्थानीय स्वशासन, चलिए इसको देख लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन, इसका जो जनक था वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। रिपन देश की नगरपालिकाओं को विकसित करना चाहता था, और रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 ईस्वी में आया। ठीक है, 1882 ईस्वी में जो था भारत में स्थानीय स्वशासन का जो प्रस्ताव था वो 1882 में आया, और इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट था कि प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई थी। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट पॉइंट है कि नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई थी। नगरों में क्या हुआ था? नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई थी, यही स्थानीय स्वशासन के दौरान। उसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। सर सीपी इल्बर्ट जो वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे, 2 फरवरी 1833 को 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, इसको समझते हैं। इसमें सर सीपी इल्बर्ट जो थे ये वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया, और इसका उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित, क्या था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक योग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए, और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। मतलब पहले ऐसा नहीं था, जो भारतीय न्यायाधीश थे उनकी शक्तियां अलग थीं, और जो यूरोपीय न्यायाधीश थे उनकी शक्तियां अलग थीं। तो इल्बर्ट बिल विवाद में ये कहा गया, एक विधेयक निकाला गया कि जो भी भारतीय न्यायाधीश हैं और जो यूरोपीय न्यायाधीश हैं, इन दोनों की शक्तियां समान करिए। फिर ये जो जाति भेद पर आधारित जो भी न्यायिक योग्यताएं आपने दी है, इसको तुरंत समाप्त करिए। भाई जाति भेद तो नहीं होना चाहिए। तो
तो इल्बर्ट बिल विवाद ये था, और ये जो था ये विधेयक कब प्रस्तुत हुआ था, तो 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में ये विधेयक प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में देखते हैं। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था कब, तो 1861 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास कब हुआ था, 1784 में, और कौन किया था, तो ये कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ किए थे। लेकिन जो है किसको पुरातात्विक सर्वेक्षक कहा जाता है, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो कि 1861 में कहा गया था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान, वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत व केंद्रीकृत रूप देते हुए जो जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। सर्वेक्षक कौन थे, तो सर्वेक्षक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया, लेकिन इनका अगर बोले कि नया महानिदेशक कौन बना, तो जॉन मार्शल को बनाया गया। और कब, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के समय, जो 1899 से 1905 ईस्वी तक था, के दौरान वर्ष 1901 में इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को केंद्रीकृत करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जो है जॉन मार्शल को बनाया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम था वो 1904 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था, और इसके तहत ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए क्या हुआ था, तो 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया गया था। प्रमुख कार्य और उसके जनक, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, स्थानीय सुशासन लॉर्ड रिपन, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी। देखिए इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे प्रमुख कार्य और उसके जनक देख लीजिए। जैसे इसको हम थोड़ा सा रिलेट करके फटाफट याद करवाते हैं। सहायक संधि, तो भाई सहायता किसको देनी है, जो जेल में है, तो लॉर्ड वेलेस्ली। स्थानीय सुशासन लॉर्ड रिपन। रिपन मतलब देखिए स्थानीय तरीके से अगर कोई इंसान को ना पनपने देना चाहिए, तो रिपन पनपने से पन आ रहा है ना लास्ट में, स्थानीय रूप से किसी को पनपने दो, स्थानीय स्वशासन, ताकि उसका जो स्वशासन है वो विकसित हो, तो स्वशासन लॉर्ड रिपन। राज्य अपहरण नीति, यहाँ से बहुत ना कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसे रिलेट करके याद करूँगी। राज्य अपहरण नीति, अपहरण होगी किसकी, तो अपहरण होगी फौजी की, तो हौजी मतलब फौजी, और डलहौजी। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई रूप से कुछ बंदोबस्त करो कि हमारे कान न पकड़े जाएं, तो कान न पकड़े जाएं से कार्नवालिस हो गए भैया। स्थायी रूप से ऐसा कुछ बंदोबस्त करो कि हमारे कान न पकड़े जाएं। बंग विभाजन, तो विभाजन हो गया क्योंकि कर्ज बहुत बढ़ गई थी, तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन, बंगाल में दोहरा शासन लग गया और लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को लाइव देख रहे हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव, लोग लाइव देख रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, जो मैकाले के द्वारा हुई थी। बंगाल में दोहरा शासन 1765 में ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा जो कि मैकाले के द्वारा, तो अंग्रेजी शिक्षा के काल में मैकाले, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के काल में लोगों को ना बेल्ट से मारा जाता था, तो बेंट से मारा जाता था, बेंटिक। सती प्रथा का निषेध, सती प्रथा का निषेध, तो सती जो प्रथा जो थी अगर कोई करता था तो उसे भी क्या होता था, तो बेंट से मारा जाता था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। व्यपगत सिद्धांत, भाई व्यपगत सिद्धांत ऐसा दो, ठीक है, ऐसा व्यपगत सिद्धांत हो कि कोई हर फौजी को पसंद आए, तो लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 56 भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, प्रतिबंध हटाना है तो ये मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, चार्ल्स मेटकॉफ, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता और मेटकॉफ था। फिर नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इन्होंने क्या किया था, कर्जन के प्रशासन की जो तुलना है वो मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। किससे की थी, तो मुगल सम्राट जो थे औरंगजेब से की थी।
लॉर्ड कर्जन के बारे में देख लेते हैं कि 1901 में क्या हुआ था। 1901 में ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन, फूट डालो राज करो की नीति, मुस्लिम समर्थक हिंदू विरोधी नीति, मार्ले मिंटो सुधार। नवंबर 1905 में लॉर्ड मिंटो जो भारत का वायसराय नियुक्त हुआ था, जॉन मॉर्ले भारत के राज्य सचिव नियुक्त हुए थे। इस समय लॉर्ड मिंटो क्या था, भारत का वायसराय 1905 में नियुक्त हुआ था। जॉन मॉर्ले जो भारत के राज्य सचिव नियुक्त हुए, इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है और इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। वायसराय जो थे हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया। वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जाना जाता है। इस दरबार में बंगाल विभाजन रद्द किया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई थी। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।